इस पूरे इन्वेस्टिगेशन का सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि ये जासूसी कौन कर रहा है, ये जासूसी क्यों हो रही है और ये जासूसी किसकी हो रही है। 3 main pillar in democracy. 1 is election, 2 media and 3 is judiciary. आपने क्या सोचा था कि आप पेगासस लिया है, आपका पास बहुत मनी पावर है, आपका पास मसल पावर है। গত এক সপ্তাহ ধরে আমরা ভেবেছিলাম পার্লামেন্ট চলাকালীন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিশ্চয়ই তদন্ত করবেন এবং তদন্ত করবেন সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারপতিকে দিয়ে এবং সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানে যার প্রতি মানুষের আস্থা আছে এবং সেক্ষেত্রে মানুষ বিচার পাবে। नाम बताएं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है या आरोप लग रहा है कि सरकार इन सब के फोन को क्लोन करके हैक करके पूरी जानकारी ले रही थी। आपने पूरा खाली एजेंसी को काम पे लगाता है, ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को मरते हैं, कानून बना के काला कानून बनाते हैं। कोविड में वैक्सीन नहीं, मेडिसिन नहीं, ऑक्सीजन नहीं, कोविड में मर जाता है तब गंगा में डेड बॉडी भेज देता है और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं यूपी इज द बेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। शर्म नहीं लगता है? कोई शर्म नहीं लगता है? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। क्या पिछले 10 दिनों से द वायर ने जो पर्दाफाश किया अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ संस्थानों के साथ मिलकर, उसको आप द वायर पर देख रहे हैं। उसमें कई महत्वपूर्ण वीडियोस के जरिए मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। ये वो पर्दाफाश है जिसने देश और दुनिया की राजनीति को हिला कर रख दिया है। और आपने खुद अखबार पढ़े होंगे कि किस तरह से लगातार पिछले 10 दिनों से पहली हेडलाइन हर अखबार की इसी को लेकर है कि पेगासस का जो पर्दाफाश हुआ, किस तरह से जो जासूसी हो रही थी भारत के उन अहम लोगों पर जिनसे भी ऐसा लगता है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको खौफ आता है या उनकी वो जांच क्यों कराना चाहते हैं वो खुद ही जानते हैं। तो फिलहाल जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने एक तरह से खुली चुनौती दे दी है केंद्र सरकार को, क्योंकि उन्होंने ये पेगासस का जो पर्दाफाश है, इसकी जो जासूसी हुई है, उस पर एक बाकायदा जाँच बिठा दी है 2 जजों की अध्यक्षता में। ये दोनों जज हैं रिटायर्ड कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य और साथ ही रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मदन बी लोकुर। ये दोनों इस पर जांच करेंगे कि पेगासस फोन हैकिंग का जो ये पूरा स्कैंडल है, इसमें क्या क्या होगा, इसकी बारीकियों में मैं आपको लेकर जाऊंगी। लेकिन दूसरी खबर भी मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि अब 10 दिनों के बाद और तमाम तरह से इनकार करने के बाद, सरकार के पार्लियामेंट में क्लैरिफिकेशन देने के बाद कि हमने इस तरह से कोई भी अनऑथराइज्ड हम निगरानी नहीं कर रहे हैं, सर्वेलेंस नहीं कर रहे हैं, उस सब के बावजूद क्यों ये लगता है अब कि जवाबदेही देने का वक्त आ गया है और इस तरह से रेत में सर घुसा के सरकार नहीं रह सकती। मैंने आपको बताया कि खुली चुनौती दी है ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को। और दूसरी बात, देश के 2 वरिष्ठ संपादक एडिटर एन राम और शशि कुमार, उन दोनों ने पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में और ये जवाबदेही मांगी है कि सरकार को ये बताना होगा कि क्या उसने पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया, इस जासूसी के उपकरण का, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं। और ये वो पत्रकार हैं, खासकर एन राम का अगर जिक्र करें कि बोफोर्स से लेकर रफाल तक एक ऐसा व्यक्ति जिसने सरकार से हमेशा जवाबदेही मांगी है और उच्च स्तर की पत्रकारिता की है। एन राम द हिंदू के एडिटर भी रह चुके हैं और चेयरमैन हैं दूसरे एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के शशि कुमार। इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं दोनों और इन्होंने कहा है कि अदालत को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पेगासस का जो ये स्पाईवेयर का, जासूसी का जो ये पूरा उपकरण है, इसके मामले में जो कुछ हमारे सामने नतीजे आए हैं। और ये भी कहा गया है कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, एक सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के ये देखा जाना चाहिए कि किस हद तक गवर्नमेंट एजेंसीज ने भारत में इसका इस्तेमाल किया, इस स्पाईवेयर का, और इसके नतीजे जाहिर है क्या हुए, ये सामने आ रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि ये एक तरह से जवाबदेही का वक्त आ गया है कि अब सरकार इससे मुंह छिपा कर नहीं रह सकती है, अब चिलमन से बाहर आना ही होगा।
जिन पहलुओं पर जिस पर करना है जांच इन जजों को, जिनकी ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी ममता बनर्जी ने बिठाई है, उसमें यह है कि किस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं उसके फैक्ट्स क्या हैं, उसके तथ्य क्या हैं, ये जो जासूसी को लेकर पूरा कांड हुआ है, इसके अलावा सरकारी या गैर सरकारी दोनों तरह के जो कर्ता हैं, जो एक्टर्स हैं, उन्होंने इसमें क्या भूमिका निभाई है, इसको लेकर किस तरह के कानूनों का उल्लंघन किया गया है, और जो राइट टू प्रिवेसी है, जो निजता का अधिकार है, जो एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में, उसका किस तरह से उल्लंघन हुआ है। इस कमीशन को 6 महीने का समय दिया गया है। 6 महीने के बाद ये इंक्वायरी ये बताएंगे दोनों जज कि आखिर क्या कुछ हुआ है। दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि ये वायर ने लगातार जो इन्वेस्टिगेशन हम आपके सामने कर रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर जो टारगेट हो सकते हैं इस जासूसी के उपकरण का, इस स्पाईवेयर का, उनमें खासकर नाम है ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभिषेक बनर्जी का भी, और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं अभिषेक बनर्जी, उनका नाम भी पोटेंशियल टारगेट्स की लिस्ट में रखा गया है। इससे पहले कि मैं अब आगे बढ़ूं, मैं आपको ये एक अहम जानकारी ज़रूर देना चाहती हूं कि 2 तरह के लोगों को हम 2 तरह की कैटेगरी बना सकते हैं। एक कैटेगरी वो, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 50,000 के आसपास पूरी दुनिया से ये हमें खबर मिली कि पूरी दुनिया में लोगों के फ़ोन टैपिंग हो रही है, या कहा जाए उनके ऊपर जासूसी हो रही है। फ़ोन टैपिंग शायद एक बहुत ही सॉफ्ट और एक बहुत ही नाजुक शब्द है, उसके लिहाज से अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए कि ये स्पाईवेयर क्या क्या कर सकता है, तो 2 तरह की कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं, और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जिनके बाकायदा डिवाइसेस मिले और एमनेस्टी इंटरनेशनल की मदद से, उनकी जो लैब है, उनकी प्रयोगशाला है, उसकी मदद से इस बात को निश्चित रूप से सिद्ध किया गया कि हाँ, इनके फ़ोन में जासूसी हुई है। और जिन लोगों के फ़ोन में ये साबित हो पाया उनमें प्रशांत किशोर भी एक शामिल हैं, ममता बनर्जी के रणनीतिकार। यानी कि ये बात हम 100% विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ, पेगासस का स्पाईवेयर प्रशांत किशोर के फ़ोन पर इस्तेमाल किया गया, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो सिर्फ प्रशांत किशोर जानते थे, और जो बैठकें वो कर रहे थे चुनाव के मद्देनज़र, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, चुनाव के वक्त भी। और आप सोचिए कि 14 जुलाई तक, यानी इसी महीने की 14 तारीख तक भी उनके फ़ोन में बाकायदा ये बग पाया गया, ये वायरस पाया गया, जिससे पता चला कि उनके फ़ोन में तब तक भी जासूसी हो रही थी जब तक कि वायर की टीम उनसे बात कर रही थी। अभिषेक बनर्जी जब ये तमाम चीज़ें आई उस पर उन्होंने ट्वीट भी किया, लेकिन ममता बनर्जी का जो बयान है, उन्होंने कहा कि हमने ये समझा था कि मैंने सोचा था कि इस तरह की कोई इंक्वायरी कमीशन सेंटर बिठाएगा, एक कोर्ट के मॉनिटर्ड, कोई कोर्ट के निगरानी में कोई जांच होगी, लेकिन ये सब नहीं हुआ। इसको ये ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार बिल्कुल इस पर खामोश बैठ गई है, और तो हमने सोचा कि हम खुद ये कमीशन ऑन इंक्वायरी हम ये बिठा देते हैं, कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ताकि हमें ये पता चले कि क्या दूध का दूध और पानी का पानी। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है, मुझे ये पूरा यकीन है कि हमारे इस छोटे कदम से बाकी लोग भी इस तरह के कदम उठाएंगे। तो पहला एक ऐसा स्टेट बन गया पश्चिम बंगाल, और पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन गई ममता बनर्जी जिन्होंने खुली चुनौती दी केंद्र सरकार को, ये कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है, और उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों को जगाने का काम करेगा खासकर। और अब ये देखिए, आपकी इस इंक्वायरी का जो भी रिजल्ट आएगा, केंद्र सरकार जो लगातार ये कहती रही, पार्लियामेंट में उसने ये कहा कि इस तरह के जिस तरह के चेक और बैलेंसेस हैं, जिस तरह का हमारा पूरी संरचना स्ट्रक्चर है हमारी लीगल सिस्टम की, उसमें यह असंभव है कि इस तरह की कोई भी गैर कानूनी निगरानी हो सके। और विडंबना, आप देखिए, इसको कहते हैं अंग्रेजी में डिस्टोपियन वर्ल्ड। एक ये डिस्टोपियन वर्ल्ड ही हुआ जिसमें भारत अभी जी रहा है कि जो IT मिनिस्टर जब पार्लियामेंट में वो डिफेंड कर रहे थे, उसी वक्त द वायर ने इस स्टोरी को ब्रेक किया कि उन्हीं IT मिनिस्टर महोदय का नाम भी उन पोटेंशियल जो टारगेट्स हैं उनकी लिस्ट में था। वो अलग बात है कि तब वो बीजेपी का हिस्सा नहीं थे, तब वो एक मंत्री नहीं थे, लेकिन तब उनके ऊपर जासूसी करने की कोशिश की गई, वो एक पोटेंशियल टारगेट थे। ये बात ज़रूर की जा सकती है, ये बात कही जा सकती है।
तो पेगासस के पर्दाफाश के इस पूरे कांड के 10 दिन से भी ज़्यादा गुजरने के बाद ये पहली राज्य सरकार है जिसने इस तरह की घोषणा की है कि वो ये जांच उसने बिठा दी है पहले ही। दिल्ली में फिलहाल ममता बनर्जी मौजूद हैं और उससे पहले ही एक तरह से उन्होंने एक पॉलिटिकल बॉम्ब जिसे कहते हैं वो एक तरह से वज्रपात कर दिया, एक पॉलिटिकल बॉम्ब उन्होंने गिरा दिया कि वो ये फैसला ले रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि 3 चीज़ें होती हैं जो लोकतंत्र बनाती हैं, एक है मीडिया, दूसरी है जुडिशरी और तीसरा है इलेक्शन कमीशन। और पेगासस ने इन तीनों को कैप्चर किया है, इन तीनों पर कब्जा पाने की कोशिश की है। अब मैं आपके सामने एक तस्वीर रखने की कोशिश कर रही हूँ, एक सिनारियो देखने की कोशिश कीजिए कि प्रशांत किशोर, जिससे मैंने कहा कि उनका 100% हम ये कह सकते हैं कि हाँ उनके फ़ोन में जासूसी हुई। इससे पहले भी उनके फ़ोन में 2018 में भी घुसने की कोशिश की गई, यानी 2019 के चुनाव से ठीक पहले। आपको हम ये भी बता चुके हैं कि राहुल गांधी के फ़ोन को भी एक पोटेंशियल टारगेट के तौर पर देखा गया कि उनके फ़ोन में भी जासूसी करने की कोशिश हुई, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें पहले से शक था और इसीलिए वो लगातार फ़ोन नंबर्स अपने और फ़ोन के सेट्स दोनों बदलते रहते हैं। राहुल गांधी ने ये बात कही थी और जांच की मांग तो जाहिर कर रही है कांग्रेस पार्टी तभी से भी। लेकिन आप सोचिए कि प्रशांत किशोर जो कि रणनीतिकार हैं रहे टीएमसी के, इसके अलावा तमिलनाडु में भी डीएमके के रणनीतिकार रहे, दोनों ही पार्टियों को इत्तेफाक से जीत मिली। प्रशांत किशोर की जो पूरी रणनीति रही ममता बनर्जी के साथ, इसके अलावा अभिषेक बनर्जी के साथ, या टीएमसी की जो पूरी लीडरशिप थी, उनके फ़ोन की जासूसी ये बताती है कि जो भी उनके फ़ोन में जासूसी करने की कोशिश कर रहा था उसकी दिलचस्पी इस बात में ये थी कि पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की रणनीति क्या है, वो किन लोगों से बातचीत कर रही हैं, कौन से नेता उनके संपर्क में हैं, किस तरह से वो इस राज्य को जीतने की कोशिश कर रही हैं, अपने कार्यकर्ताओं से वो किस तरह से बातचीत कर रही हैं। और आपको ये भी याद होगा किस तरह से लाइव टेलीविजन पर आरोप लगाया था ममता बनर्जी ने कि उनकी एक क्लोज डोर, एक बंद दरवाजे के अंदर एक मीटिंग हुई थी जिसकी बात दूसरे खेमे को पता लग गई थी। और उस वक्त सब लोग हंस रहे थे और कह रहे थे कि बड़ी सिनिकल हैं ममता बनर्जी, किस तरह की बातें कह रही हैं। अब देखिए आपकी ये बात हमारे सामने आ रही है कि किसको आखिर दिलचस्पी होगी इसमें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सीधे सरकार की तरफ तमाम तरह की सुइयां, शक की सुई लेके जाती है, वो है कि एनएसओ जो कि ये स्पाईवेयर बनाता है, इजराइल की ये कंपनी है, उसने साफ तौर पर ये कहा है कि हम सिर्फ सरकारों को ही बेचते हैं इस स्पाईवेयर को, और सरकारों में भी हम वेटेड गवर्नमेंट्स यानी कि ख़ास सरकारों को बेचते हैं, यानी कि जो एक स्थिर लोकतंत्र हैं जहां ये माना जा सकता है कि उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, इस तरह के देशों को हम बेचते हैं। तो ये तो साफ तौर पे ये सिद्ध हो चुका है कि सरकार को या सरकार की किसी एजेंसी को या सरकार के अधिकारियों को, उन्हीं को ये स्पाईवेयर बेचा गया है। अब साफ ये घड़ी आ गई है कि सरकार ये बताए कि क्या उसने पेगासस स्पाईवेयर को ख़रीदा या नहीं। अगर उसने पेगासस स्पाईवेयर को ख़रीदा, आधिकारिक रूप से ख़रीदा, भारत के जो टैक्स पेयर लोग हैं, जो टैक्स का पैसा देते हैं भारत सरकार को ताकि विकास के कार्य हो सकें, क्या उनके पैसे से स्पाईवेयर को ख़रीदा गया? क्योंकि एक व्यक्ति पर 1 करोड़ से ज़्यादा, एक व्यक्ति की जासूसी करने पर 1 करोड़ से ज़्यादा का खर्च आएगा। क्या सरकार ने इस पैसे को वहाँ इस्तेमाल किया? इसमें किस तरह से कानून का उल्लंघन हुआ? ये तमाम चीज़ें ज़रूर सफाई देनी होगी सरकार को। आप सोचिए कि इतना ख़तरनाक है ये स्पाईवेयर, ये जासूसी का उपकरण, कि ये सीधे सीधे न सिर्फ कि ये सुन सकता है कि आप बात क्या कर रहे हैं, न सिर्फ कि ये आपके मैसेजेस पढ़ सकता है, जो मैसेज आप भेज रहे हैं या जो मैसेज आपके पास आ रहे हैं, बल्कि अगर आपका फ़ोन ऑफ भी है, उस फ़ोन को ये ऑन कर सकता है, आपका माइक ऑन कर सकता है, आपका कैमरा भी ऑन कर सकता है, ये सब कुछ सुन सकता है, ये सब कुछ देख सकता है। ये समझ लें आपकी ज़िंदगी या जिस भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया गया है उसकी ज़िंदगी पूरे तरीके से आईना है, उसकी कोई निजता नहीं है, उसकी कोई प्राइवेसी नहीं है। वो किसी तरह की कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक या पत्रकारों के लिहाज से देखा जाए उस तरह के कार्य में अगर वो लिप्त है तो वो सारी बातें उस संस्था को पता हैं जिसने वो वायरस उसके फ़ोन में डाला है। और सारी सुइयां मैंने आपको बताया कि किस तरफ जा रही हैं। तो ये असंभव है कि अब अखबारों की सुर्खियों से उतर जाने के बाद सरकार इंतज़ार कर रही है कि सब कुछ मामला ठंडा हो जाएगा और फिर जो है वो बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात को लेकर। लेकिन ये दोनों जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं, इसलिए आज इस पर कार्यक्रम करना भी बहुत ज़रूरी था
कि ये जिस तरह से एन राम और शशि कुमार ने ये भी कहा है कि जो फ्री स्पीच है, यानी कि मैं जो बोलना चाहती हूँ, मेरे जो बोलने की आज़ादी है, उस पर भी एक तरह से ये एक चिलिंग इफेक्ट होगा, यानी उसमें एक खौफ का साया मंडराएगा कि कौन मुझे सुन रहा है, कौन मुझे देख रहा है, मेरा कौन जो है मेरा फ़ोन टैप कर रहा है, मेरे मैसेजेस कौन पढ़ रहा है। एक पत्रकार होने के नाते मैं ये मानती हूँ कि पेगासस स्पाईवेयर से पहले की पत्रकारिता और उसके बाद की पत्रकारिता, एक नया दौर, एक नया युग शुरू हो गया है, जिसमें हर बात में ये ध्यान रखना होगा कि पेगासस कहीं मेरे फ़ोन में तो नहीं है, कहीं सरकार या सरकार की एजेंसी या उनमें दिलचस्पी रखने वाले लोग क्या मेरी बात सुन तो नहीं रहे हैं। तो आखिरी बात के साथ आपको यहाँ मैं छोड़ जाती हूँ इस कार्यक्रम में, आपको भी सोचने के लिए कि आप भारत के नागरिक हैं, आपके बुनियादी अधिकारों के साथ किस तरह से समझौता हो रहा है। आज भारत में 300 लोग इसके टारगेट बने हैं, लेकिन कब इसमें 3,000, 30,000, 3 लाख और 3 करोड़, 30 करोड़ बन जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। जब टेक्नोलॉजी ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो टेक्नोलॉजी सस्ती होती है। आज इस स्पाईवेयर का, महंगे स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है पत्रकारों पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर और नेताओं पर। जब ये कुछ और तरह के जो उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जा सकता है आम लोगों पर, तो अगर एक पत्रकार या नेता सुरक्षित नहीं है, अगर उसकी बातचीत और उसका जो निजता का अधिकार है अगर वो सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी का भी सुरक्षित नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। एन राम ने भी इस बात को खासकर हाईलाइट किया है। एन राम और शशि कुमार जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जो मैं आपको बताया कि उन्होंने सीधे तौर पर ये बोला है कि सरकार या सरकार की कोई एजेंसी, क्या उसने इस लाइसेंस को ऑब्टेन किया, क्या उसका इस्तेमाल किया और किस तरह से निगरानी करने के लिए भारतीय नागरिकों पे क्या इसका इस्तेमाल किया गया, इन सवालों के साथ ये जांच बिठाई जानी चाहिए। और एन राम और शशि कुमार की जो पिटीशन है वो ये कहती है कि सच मास सर्वेलेंस यूजिंग अ मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर abridges several fundamental rights and appears to represent an attempt to infiltrate, attack and destabilize independent institutions that act as critical pillars of our democratic setup। यानी कि इस तरह की निगरानी के जो औजार हैं, ये मिलिट्री ग्रेड, आप सोचें सैन्य शक्ति के एक तरह से लेस हैं, ये मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है और हमारे जो बिल्कुल बुनियादी अधिकार हैं उन पर ये हमला है, ये इन्फिल्ट्रेट करने, उसमें घुसपैठ करने और एक तरह से अस्थिर करने जो भारत के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आज़ाद संस्थान हैं, उनको जो कि रक्षा करते हैं लोकतंत्र की, उनको एक तरह से अस्थिर करने की एक कोशिश है। और मैंने आपको बताया कि ये जो फ्री स्पीच पर जो चिलिंग इफेक्ट का जिक्र किया है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।